नमस्कार, मैं हूं एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आपका। चलते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, मेरा नाम कर्नल एसपीएस खुराना है। मैं भारतीय सेना में शिक्षा अधिकारी के पद पर था। सन 1980 में मेरा कमीशन हुआ, 13 दिसंबर 1980 को, और 2012 में मैं रिटायर हुआ। 32 साल मैंने भारतीय सेना में अपना योगदान दिया है। इस बीच मैं, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाइना का बॉर्डर हो, और इवन आईपीकेएफ श्रीलंका में लिट्टे के अगेंस्ट में लड़ाई हो, या नॉर्थ ईस्ट में बोडो के अगेंस्ट में हो, या जो भी एजिटेशन रहे हैं, हम लोग ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। सेवानिवृत्ति के बाद में मैं तुरंत बाद 2 साल भोपाल के एक पब्लिक स्कूल में एकेडमिक डायरेक्टर था, और उसके बाद में 2 साल बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ डिस्टेंस काफ़ी दूर पड़ता था मेरे को। फिर मैंने शाम को 7 से 9 बच्चों की स्पेशल क्लास चलाता था, जहाँ पर एसएसबी का कोचिंग देता हूँ। मैं अभी भी कर रहा हूँ। मेरे 4 बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, 2 नेवी में एज ए ऑफिसर बने हैं, और 2 लड़कियां भी सिलेक्ट हुई हैं जिसमें, जो कि एयरफोर्स में गई हैं। और ये सेवा जो मैं दे रहा हूँ वो निःशुल्क है, बिना किसी को पैसा लिए या बिना किसी से कोई आर्थिक सहायता किसी रूप में मांगे हुए मैं ये अपनी सेवाएं दे रहा हूं, क्योंकि देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और मैं समझता हूं कि देश को ने हमें जो सम्मान दिया है, मान दिया है, और उसको देश को समर्पित कर रहा हूं ये चीज। अभी करीब 2 बच्चे हैं जिसको मैं प्रशिक्षित कर रहा हूं, क्योंकि समय समय पर बच्चे आते रहते हैं। मेरा एक ही प्रयत्न रहता है कि मैं भोपाल वाले बच्चों को लेता हूं, क्योंकि भोपाल से मेरा संबंध है, भोपाल से मैं जुड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि भोपाल के बच्चे आगे आएं और वो आगे बढ़ें। मैं कुछ छोटे बच्चों को भी प्रशिक्षण दे रहा हूं जो सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं। उसमें से अभी मैंने एक बच्चे को देना शुरू किया है, क्योंकि सैनिक स्कूल में जाने के लिए कुछ निर्धारित सीटें होती हैं, और उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, पर्टिकुलरली 6वीं क्लास के लिए एडमिशन होता है। तो उन छोटे बच्चों को यदि हम निःशुल्क गाइडेंस दें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें, मैं उनको फ्री में बुक्स भी दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, जिससे कि वो समर्थ बने और एग्जाम देने में सफल भी हों। तो आपको मेरा सहयोग, मेरी पत्नी का सबसे ज़्यादा सहयोग है। वो मेरी मार्गदर्शक भी हैं, और मुझे हर तरफ से, हर तरीके से वो सहायता देती भी हैं। एजुकेशन में तो वो एक्सपर्ट हैं, खुद भी शिक्षाविद हैं, और सेंट्रल स्कूल्स में, जैसे केंद्रीय विद्यालय कहते हैं, उसमें भी वो कई पदों पर रह चुकी हैं। नवंबर 1981 में हमारी शादी हुई, तो 42 वर्ष हो चुके हैं। और घर गृहस्थी में संभालते हुए, बच्चों का ध्यान रखते हुए, जो गृहिणी के कार्य होते हैं वो सब तो किए ही हैं। और उसके साथ आर्मी में भी ऐसा होता है कि आर्मी वाइफ्स का कुछ एक अलग से योगदान होता है। तो आर्मी वेलफेयर की स्कीम्स भी होती हैं जो ऑफिसर्स की वाइफ के लिए होती हैं। वो उन लेडीज के लिए जो वहां पढ़ी लिखी नहीं है या उनको मोटिवेशन की जरूरत है। क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय में रही, और केंद्रीय विद्यालय ज्यादातर ऐसी जगहों पर हैं, जैसे यहाँ भोपाल में बैरागढ़ में है। तो बैरागढ़ में 3 एमए सेंटर है। तो 3 एमए सेंटर में जो जवान हैं, जेसीओ हैं, एनसीओ हैं, वो तो जगह जगह पोस्टेड रहते हैं, और बच्चे नॉर्मली अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहते हैं। तो मैंने देखा, और मैं देहरादून में रही, और जहाँ मतलब काफी जगह जहाँ जहाँ मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग रही वहां पर हम रहे। तो वहां मैंने देखा कि वो लेडीज जो हैं उनको बहुत जरूर, वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, कोई हरियाणा से हैं, कोई राजस्थान के छोटे से गांव से हैं, तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनके बच्चों को जो पढ़ाना है हमने, तो मैं हमेशा अपने टीचर से, अपने स्टाफ से यही कहा करती थी कि आप ये समझिए कि इनके पिता तो बॉर्डर पर बैठे हैं, और इनको वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कार्य है, मतलब कार्य के अतिरिक्त भी है। तो इसलिए उन बच्चों के लिए हम लोग विशेष रूप से एक्स्ट्रा क्लासेस चलाते थे। और वो किस चीज में अच्छे हैं, पचमढ़ी में प्रिंसिपल रही मैं, तो वहां पर भी जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, स्पोर्ट्स हॉस्टल था वहां मेरे पास में, तो वहां जो भी मतलब सुविधा उनके लिए संभव हो सकती थी, हम हमेशा एक मिशनरी व्यूल के साथ काम करते थे वहां पर। क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि इनके पिता जब देश की रक्षा का काम कर रहे हैं,
तो उनके बच्चों की देखने वाइज भी और एज ए प्रिंसिपल भी, एज एजुकेशनिस्ट भी, और सभी तरह से मैं समझती हूँ इन सबसे ऊंचा चीज होता है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना, जिसको दूसरों के दर्द का एहसास हो, दूसरों के कष्ट का एहसास हो, और सिर्फ एहसास ही ना हो, हम ये सोचें कि हम क्या कर सकते हैं, निस्वार्थ भाव, क्या कैसे क्या कर सकते हैं। तो वो मैंने हमेशा कोशिश की है कि किसी न किसी रूप में वो जरूर करूं। मैं डॉक्टर भूपिंदर कौर, मैथमेटिक्स में मैंने डॉक्टरेट किया है, एमएससी बीएड है मेरा। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में मेरा चयन हुआ। मैं 16 साल मैथमेटिक्स की लेक्चरर रही हूँ, पीजीटी मैथ्स, और उसके बाद 16 वर्ष में प्रिंसिपल रही, और उसके बाद 5 साल मैं असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर रही। ऐसा है कि क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से मैं भी जुड़ी हूँ और शिक्षा के क्षेत्र से वो भी जुड़े हैं, तो हम दोनों का प्रयास लगभग यही रहता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उन्नति संभव हो, जैसे अभी रिटायरमेंट के बाद में जो गुरुद्वारा से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं, गुरुद्वारा से बहुत सारे प्रोजेक्ट जुड़े रहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि गुरुद्वारा से जो जुड़े हुए एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और मैं समझती हूँ, मेरे हस्बैंड का भी मानना ये है कि व्यक्ति को बढ़ाना है तो शिक्षित करना बहुत जरूरी है। तो हम बच्चों को, और मुझे ऐसा लगता है हमेशा, क्योंकि मैं बच्चों के साथ हमेशा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि यदि हम बच्चों को समझा देंगे, बच्चों को सिखा लेंगे, बच्चों को सही रास्ता दिखा देंगे, तो आगे जाकर वो देश के इसमें बहुत सहयोग होगा। कहा जाता है कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन द क्लासरूम। ऐसा है कि मेरे माता पिता 1947 में पाकिस्तान से आए। वहां उस समय ऐसे हालात नहीं थे, तो दोनों 8th क्लास पास थे। वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन वहां माहौल ऐसा था कि गांव में थे, तो वहां को लाहौर में एग्जाम देने जाना पड़ता था। तो दोनों अपनी कक्षाओं में बहुत अच्छे थे। मेरी मम्मी तो हेड गर्ल हुआ करती थी अपने स्कूल में, लेकिन वही 8th क्लास के बाद नहीं पढ़ना है, तो उनकी अधूरी इच्छा उनके मन में रही। तो शुरू से ही हमारे माँ बाप ने ये सिखाया कि जिंदगी में मान सम्मान प्राप्त करना है। तो जब वहां से आए तो आप समझ सकते हैं, कैंप्स में रहे एंड ऑल, तो वो मतलब बहुत खराब हालात से गुजरे। लेकिन 1947 में ही उनकी मैरिज हुई। मेरे फादर 1943 में कैच दम यंग करके उस समय प्रोजेक्ट हुआ करता था, तो जो भी यंग लड़के होते थे उनको अंग्रेज लोग जो हैं वो आर्मी में भर्ती कर लेते थे। तो मेरे फादर भी अपने गांव में थे, बहुत अच्छी जमीन वमीन थी इनकी, लेकिन यंग बॉयज थे, उनको ले लिया। तो 1943 में वो वहाँ आर्मी में चले गए। अब पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, तो मेरे फादर को हमेशा यही लगता था कि क्यों हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की, इसलिए हम आगे बढ़ नहीं पाए। तो मेरे माता पिता दोनों के मन में ये एक भावना थी, तो उन्होंने शुरू से हमको, ये तो मैं समझती हूँ, उन्होंने हमको शुरू से इस बात से प्रेरित किया। और दूसरी बात, एक बात और है, हम एक मिशन स्कूल में पढ़े, तो वो मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज का स्कूल था झांसी में। वो कनेडियन मिशनरीज थे, तो उन्होंने पढ़ाया। तो पता नहीं क्यों बहुत छोटे बच्चों में जल्दी प्रभाव पड़ता है। मैंने देखा कि वो लेडीज तो बहुत त्याग की प्रतिमूर्ति हुआ करती हैं। मिशनरीज जो हैं वो कोई शादी नहीं करती हैं, उनकी कोई फैमिली नहीं होती है, और वो जो है पढ़ाती थी हम लोगों को। और पढ़ाने के अलावा सिर्फ पढ़ाना तो है ही, उसके सिवा मुझे ऐसा याद है, जैसे मैं बहुत छोटी सी थी 9th क्लास में, तो उनको शायद ऐसा लगता हुआ कि मेरे अंदर कुछ स्पार्क उनको दिखता होगा। तो वो क्या कहती थी कि बाकी सारे बच्चे रिवीजन करेंगे, क्योंकि वो मैं थोड़ी सी अच्छी थी पढ़ने में, तो उन्होंने वो मुझे अलग से सेपरेट क्वेश्चन ला के देती थी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो वो जो है, और वो बोलती दिस इज फॉर यू, और वो खुद हाथ से लिख कर लाती थी। तो गणित में जो मैंने पीएचडी तक पहुंची हूँ, तो मैं समझती हूँ सबसे बड़ा जो योगदान जो है, माता पिता का तो अपनी जगह है, वो अलग बात है, लेकिन जो स्कूल में रहा वो उन मिशनरीज का रहा। और उसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी चीजें वहां हमने देखा। तिब्बती बच्चे, उन्हीं दिनों 62 वॉर हुआ था, तो जो ये वॉर में गर्ल्स जो हैं जिनके माता पिता नहीं रहे, अनाथ हो गए, वो कहीं ना कहीं कैंप्स में थी। तो उन कैंप में से 20 तिब्बती बच्चों को लाया गया, और वो हमारे साथ हमारी क्लास में ही पढ़ते थे। तो वो लड़कियां जो हैं वो पहले तो भाषा नहीं जानते थे, फिर धीरे धीरे भाषा जाने पड़े। तो हमारे साथ में उन्होंने 10th क्लास, कोई नर्सेज बने, टीचर्स बने, कोई जॉब्स में गए। तो मुझे लगा कि ये तो कितनी अच्छी बात करते हैं, मानवता की सेवा। मतलब ये मानवता की सेवा का भाव जो है वो बचपन से आया। फिर हमारा गुरुद्वारा कल्चर, वहां भी हमने देखा कि सबको जो है वो बराबर समझा जाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने आकर कितना चढ़ावा चढ़ाया, आपने एक पैसा भी दिया या नहीं दिया, लेकिन प्रसाद सबको बराबर मिलता है, सबको बराबर सब स्थान मिलता है।
तो वो मुझे लगा कि ये मानवता जो है, मतलब मानवता के जो बीज हैं, वो मुझे लगता है वहीं पर पड़े। 2005 में मैं केंद्रीय विद्यालय बीना में प्रिंसिपल थी। जब मैंने वहां ज्वाइन किया तो प्री प्राइमरी सेक्शन एक होता है जो क्लास 1 से भी छोटे बच्चे, 3-4 साल के बच्चों को, तो वहां पर एक आया थी। तो वो आया जो है रामवती, तो वो आया जो है वो मतलब अब मैं सबसे बात करने की आदत है, तो मैं पूछती रही सबके घर गृहस्थी के बारे में, कैसे चलाते हैं ये वो। तो मालूम पड़ा कि सिर्फ 1500 रुपये मिलते हैं। और बच्चे कितने हैं? विधवा थी, 5 बच्चे, सबसे बड़ा बच्चा मेंटली रिटार्डेड, दूसरे 2, फिर और उसके बाद 4 बच्चे और। तो मुझे देखकर उसको मुझे घबराहट हुई। मैंने कहा कैसे काम चलाती हूँ 1500 रुपये में? सबसे पहले तो मैंने मेरे लेवल पर जो हो सकता था, मैंने अपनी विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी में एक पॉइंट को रखकर उसके 3000 रुपये करवाए। फिर मैंने अपने स्टाफ में लोगों से कहा और मैंने अपने घर पर भी कोशिश की कि उसको जो है मतलब 400-500 रुपये कम से कम कुछ ना कुछ घरों में से लोगों को मिल जाए। तो मैंने कहा तुम काम करो, देखो मैं तुम्हारे लिए काम का इंतजाम करती हूँ। इस तरह करते करते वो फैमिली से जुड़ती चली गई। फिर उसके बाद ऐसा मालूम हुआ कि जो नंबर 2 और 3 जो बच्चा था, उसका नंबर 2 और 3, वो एक लड़का और एक लड़की दोनों 10th क्लास में फेल हो गए। एमपी बोर्ड का रिजल्ट 40% से भी कम आया था। तो वो दोनों बच्चे फेल हो गए। तो बोले हमारे स्कूल में सिर्फ 5 ही बच्चे पास हुए और बाकी सब। तो मैंने कहा मुझे और भी घबराहट हुई। मैंने कहा मेरा 50वां जन्मदिन था उससे। तो मेरे दिमाग में यूं आया, 1 जून को मेरा जन्मदिन होता है। तो मैंने ये कहा कि कैसे तुम्हारा काम चलेगा, दोनों बच्चे तुम्हारे फेल हो गए। उसी समय मेरे, उसी क्षण मेरे अंदर से आवाज आई, तुम देख तो रही हो, कर क्या रही हो? तो वो बस उस आवाज ने मुझे कहा कि, मैंने कहा तुम ये बताओ कि तुम्हारी नंबर 4 में बच्चा कौन है? तुम लड़की है, लड़की कहाँ पढ़ती है? सर्व शिक्षा अभियान के स्कूल में पढ़ती है। कौन सी क्लास में? 6th में। मैंने कहा उसको मेरे पास बुलाओ। तब तक मैंने उसको देखा नहीं था। तो शाम को मैंने बुलाया, क्योंकि जून का महीना था, स्कूल में छुट्टियां होती हैं, तो मुझे टाइम भी मिल जाता था। हालांकि स्कूल जाना होता था लेकिन टाइम मिलता था। मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे पटियाला में और दोनों बच्चे मेरे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो मेरे पास टाइम भी था। तो मैंने 15-20 दिन उसको पढ़ाया। तो लड़की को जोड़ जोड़ के पढ़ना आता था, SUN ऐसे करके पढ़ती थी। तो वही मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि रिस्पॉन्स दे सकती है ये बच्ची। तो मैंने उसको उसी दिन मैंने निश्चय किया और मैंने उसको कहा मैं इसको एजुकेशन के लिए अडॉप्ट करती हूँ। तो फिर उसके बाद ये 2008 की बात है और 2009 में मेरा पोस्टिंग हो गया बैरागढ़ में। लेकिन मैंने कहा कि मैंने वचन दिया है तो वचन भूलूंगी तो नहीं। तो 2009 में उसको मैंने क्लास 5th में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करा दिया बीना में। बीना में ट्रांसफर हो सकता है, मैं उसको बैरागढ़ ले आई। बैरागढ़ में क्लास 6 से 9 तक वो मेरे साथ मेरे घर में रही। और मैं आपको एक मतलब आप खास बात बताना चाहूंगी जो इस समाज से रिलेटेड है। वो बच्ची रजक जाति की है, धोबी। धोबी। तो मुझे लोगों ने, कई लोगों ने ये बात कही कि तुम्हारे घर में अपने साथ में रखोगी उसको? तो मैंने कहा हाँ, जो खाना मैं खाती हूँ उसको। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो मतलब मुझे लगा कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन लोगों ने इस पॉइंट को, मतलब कई जो मेरे शुभ चिंतक थे उन्होंने भी ये बात बार बार कही कि ये जो है ये तो ठीक नहीं होगा ये वो। मैंने कहा देखो, जब हमारे गुरु ने एक ही पंगत में सबको बिठाकर खिलाना सिखाया और यदि मैंने उस शिक्षा को माना ही नहीं तो उस शिक्षा का कोई मतलब ही मेरे लिए। इसलिए मैंने कहा नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बच्ची जो है वो मेरे साथ ही रहेगी। एनी हाउ वो मेरे घर में रही। शुरू में बहुत बड़े बाल थे, उसको 2 चोटी बनानी भी नहीं आती थी। स्कूल में 2 चोटी बनाना जरूरी था, तो उसके बाल धुलाना, फिर मतलब उसका चोटी बनाना, शुरू से मतलब कपड़े धोना वगैरह सारे काम मुझे देखने पड़े। फिर क्या धीरे धीरे वो सीखती गई। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैंने कोशिश की जहाँ तक जैसे मैं अपने बच्चे को रखती हूँ वैसे मैं उसको रखूँ, क्योंकि वो मेरे साथ ही स्कूल जाती थी। तो ये तो बहुत खराब लगेगा कि मैं तो ठीक से तैयार हूँ और बच्ची तैयार ना हो। तो बच्ची को भी मैं पूरी कोशिश करती थी कि अच्छे से उसको भी रखूँ। तो लड़की ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उसके बाद में उसको हमने क्लास 10th के बाद में उसको वुमेन पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिला। वुमेन पॉलिटेक्निक पूरा करा दी 3 साल का उसको। साथ साथ में उसने क्लास 12th भी कर लिया। फिर उसके बाद में मैंने उसको बोला कि 12th और पॉलिटेक्निक की बेसिस पर तुम जो भी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकती हो वो कर सकती हो। उसके बाद में शी सेड कि मुझे ग्रेजुएशन भी करना चाहिए, तो BCA भी कर लिया, BCA भी कंप्लीट करवा दिया उसको। और बाकी जगह भी उसको इसमें कई जगह एक्सपोजर के लिए छोटे छोटे जॉब्स में भी साथ में रही वो। तो इस तरह से उसको अच्छा एक्सपोजर मिला। और उसके बाद में पिछले जून में 22 जून को उस बच्ची का विवाह हो गया है और यहाँ सीहोर में तहसील में उसके पति गवर्नमेंट जॉब में है। और वही उस घर में अकेली है जो कि पढ़ी लिखी है, कंप्यूटर चला सकती है
एंड सारे उस तरह के काम टेक्नोलॉजिकल कर सकती है। बाकी उनके उस परिवार के उस स्तर तक नहीं पहुंचे जहां पर ये लड़की पहुंच गई। तो हम समझते हैं कि हमने अपना जो उसको शिक्षित करने का योगदान दिया, एक परिवार में एक बच्चा भी आगे बढ़ता है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। अच्छा, इस बारे में एक छोटी और जोड़ना चाहूंगी। कभी कभी ये होता है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाते, तो ये नहीं समझना चाहिए कि यदि नहीं पढ़ पाया तो कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी एक दूसरी बाई की लड़की, मेरा मतलब अपनी बाइयों से विशेष प्रेम रहता है हमेशा, तो वो जो है वो बच्ची क्लास 10th में सप्लीमेंट्री आ गया, सुभद्रा नाम है उनका। तो वो उनका बच्ची का सप्लीमेंट्री आया, अब इंग्लिश में था और मैथ्स में था, लेकिन 6 में से 5 सब्जेक्ट्स अलाउड होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है तुम इंग्लिश छोड़ दो, क्योंकि इंग्लिश 10th क्लास में एकदम समझना मुश्किल होगा, मैं मैथ्स से मैं करवा, सॉरी मैथ्स छोड़ दो, इंग्लिश मैंने इसको करवाया। तो मैंने किया, लेकिन सप्लीमेंट्री में फिर वो फेल होगी। 2 महीने हालांकि काफी मेहनत कराई, पर आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी इतनी जल्दी समझ में तो आती नहीं है, तो बेचारी फिर फेल होगी। तो अब उसके बाद मुंह लटक गया उसका। तो फिर मैंने कहा बेटा तुम्हारा क्या बात में मन लगता है, क्या चीज तुम्हें अच्छा लगता है, तुम क्या करना चाहती हो। मैंने उसको मन से उसके निकलवाने की कोशिश की। स्किल। तो उसके बाद में उसने मुझे सिलाई का मुझे लगा कि अच्छा है उसका, तो 4,000 रुपये खर्च करके मैंने एक सिलाई मशीन उसको लेके दी। और उसके बाद में मैंने उसको 1,000 रुपया दिया, एक 6 महीने तक एक पास में वुमेन टेलर थी उनको, लेडी टेलर, उनके पास 1,000 रुपये पर मंथ दिया कि उसको जो है इसको सिखाओ और इसको ट्रेनिंग दो। तो उसको दिया और 6 महीने में लड़की इतनी अच्छी तैयार हो गई। और उसके बाद कोरोना आ गया, और कोरोना से उसका बच्चे का भाग्य खुल गया कि उसमें कोरोना में 10th क्लास में सबको पास कर दिया नेक्स्ट टाइम। फिर उसके बाद 11th 12th में उसका अच्छे से पास हो गई, और उसको जो इंग्लिश में और मैथ्स में प्रॉब्लम थी वो उसका छूट गया, और वो लड़की अच्छे से, तो अब वो लड़की भी बीसीए कर रही है। तो मतलब मुझे तो मतलब मैंने ये सोच लिया सिलाई करके पूरे घर को संभाल भी रही। हाँ, नहीं सबसे बड़ी बात ये है कि उसके फादर का ड्राइवर था, उसका जॉब छूट गया कोरोना में, तो ये लड़की ने पूरा घर संभाला। उसकी मम्मी घरों में काम करती थी, और सिलाई का जॉब तो ऐसा है कि कोई दुकान की भी जरूरत नहीं है, तो घर में इतना काम मिल जाता है। तो मैंने ये अपने बना लिया कि जो बच्चा पढ़ पाए उसको पढ़ने में सहयोग करो, ना पढ़ पाए तो स्किल कहीं ना कहीं, लेकिन बच्चों को, और मैंने देखा लड़की में इतना कॉन्फिडेंस आ गया जो फेस करने का, वो सबसे अच्छी बात है। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, सहयोग करना है समाज में तो किसी भी तरह सहयोग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा का मैं एजुकेशन सेक्रेटरी हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुराना है, और जब से मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया तो जितने स्टेट गवर्नड स्कूल्स हैं ये उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आते हैं। अभी हमने 6 ऐसे स्कूल्स में कंपटीशन करवाया था, जिसमें इंटर स्कूल डिबेट लेक्चर कंपटीशन किया था। इससे पहले हमने लास्ट ईयर किया था, तो इंटर स्कूल कंपटीशन कराया था डिबेट का। इस तरह के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के और हैंड राइटिंग के थ्रू पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या स्किल डेवलपमेंट हो, और करियर के ऊपर कई तरह के मैं लेक्चर्स स्कूल्स में, गुरुद्वारों में, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं लेकर रहता हूँ। ये एक प्रकार की निःशुल्क प्रक्रिया है। बेसिकली हम चाहते हैं बच्चों से कांटेक्ट करना, बच्चों को सही मार्ग दिखाना, क्योंकि हमने जिस स्टेज पे हम रहे हैं हमने कई चीज़ों को बहुत क्लोजली देखा है। एनडीए में मैं रहा हूँ, एनडीए में वो बच्चे जाते हैं जो कैलिबर के होते हैं और डिफेंस में जिनका चॉइस होता है। कई पेरेंट्स आते हैं आज भी जो अपने बच्चे को एनडीए में जाने के लिए कई रास्ता खोजते हैं, तरीका जानना चाहते हैं, स्टडी का तरीका जानना चाहते हैं, ट्रेनिंग का तरीका जानना चाहते हैं, तो वो भी मैं उनको बताता रहता हूँ। कई ऐसे बच्चे आते हैं जो अभी टेलीफोन में मेरे से बात करते हैं कि मेरे को एसएसबी आया है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जाना है, और हर एक को मैं प्रेरित करता हूँ कि आप एसएसबी में जरूर जाओ, क्योंकि आजकल मैं ऑब्जर्वर हूँ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, और हम लोग वेरियस एग्जाम्स इनके एज ए ऑब्जर्वर जाते हैं। जब इनके एग्जाम्स हर सेमेस्टर में होते हैं, वहाँ हमको काफ़ी टाइम मिलता है बच्चों से बात करने का, इनके लेक्चर्स के थ्रू पूरी क्लास से, चाहे वो किसी भी इंजीनियरिंग का हो, इनसे ग्रुप में बात करते हैं और हर बार जोड़ देते हैं कि मोबाइल का यदि आपने यूज़ करना है तो नॉलेज बढ़ाने के लिए करो, और सही यूज़ करना है तो इससे कुछ गेन करो बजाय टाइम पास करने के। और इसका असर भी होता है। आप किसी भी वहाँ जाके पूछो, यहाँ तक भी ये होता है कि यदि आप प्रेसिडेंट का नाम पूछोगे ना, तो 10 में से 4 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं बता पाते। यदि किसी से पूछो फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन था, नहीं मालूम। उन्हें पूछो फर्स्ट परमवीर चक्र किसको मिला, नहीं मालूम। फर्स्ट भारत रत्न किसको मिला, नहीं मालूम। यदि हमारे बच्चे थोड़ा सा भी रियलाइज करेंगे कि ये क्वेश्चन जो सिंपल वाले हैं और हमको नहीं आ रहे हैं,
तो हम मोबाइल से क्या सीख रहे हैं। हमारा भी समय समय पर ये उनको जगाना होता है, क्योंकि एज ए शिक्षाविद हम भी उनको उस स्तर पर डायरेक्शन दिखाएं कि क्या कैसे आपको आगे बढ़ना है। कई बार क्विज के क्वेश्चंस में जो पूछे जाते हैं, कई बार उनको इनर दिखाया जाता है कि क्यों तुम अपने आप को उस लेवल पर नहीं पहुंचा पाओगे यदि तुम इसी में रह जाओगे। क्या तरीके हैं कि तुम मोबाइल छोड़ के आगे बढ़ोगे। आप 6 घंटे मोबाइल छोड़ दीजिए, फिर देखिए आप 6 घंटे बाद जो आपको व्हाट्सएप देखना है देखिए, इससे आप क्या गेन करेंगे। इसके ऊपर हम काफ़ी डिस्कशन करते हैं, बच्चों को सही रास्ता दिखाने की टाइम टू टाइम देते हैं और प्रेरणा भी देते हैं। और हर व्यक्ति से कहते हैं वो स्टेज पर आके जब अपॉर्चुनिटी मिले जरूर बोले, क्योंकि यदि आपने अपॉर्चुनिटी मिस करोगे और तब आपको ये प्रतीत होगा कि आपने कुछ इस जीवन में खो दिया है। और अपॉर्चुनिटी वही आदमी पकड़ेगा जिसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा। नहीं तो बैक बेंचर बहुत मिल जाएंगे, बट आगे वाला बेंच पे वही बच्चा बैठेगा जिसमें कुछ कर दिखाने का साहस होगा। नहीं तो हर व्यक्ति पीछे वाली बेंच पे जाएगा और उसको उंगल करेगा जो आगे बैठा है। इसलिए हम यही समझाते हैं कि आगे वाली बेंचों में बैठो, टीचर के पास में रहो, निगाह में रहो, कांटेक्ट में रहो और उनसे कुछ सीखो। मीडिया से चर्चा के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक नई खबर के साथ। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर वलीमे तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एल्बम डिजाइन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एड फिल्म, वीडियो सॉन्ग, ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल करें।